हेलो बच्चों, क्या हालचाल है? बढ़िया। चलो देखो, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, हेनरी नियम के बारे में पढ़ लिया था। गैसों की द्रव में विलेयता में दाब के प्रभाव को लेकर डिस्कस किया था। उसमें अपने पास में मेन अपने पास में टॉपिक था हेनरी का नियम। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आती है हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी नियम की सीमाओं के अंदर क्या है? पहली सीमा क्या है अपने पास में कि जो दाब जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब जो है बहुत दाब बहुत अधिक नहीं नहीं कि सर, पहली कंडीशन अपने पास में क्या है? दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना नहीं है कि सर प्रेशर को बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया अपने, इतना नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा क्या है इसके अंदर? ताप बहुत कम नहीं हो। ताप बहुत कम नहीं हो कि ताप बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सर ताप को बहुत कम कर दिया अपन ने, अगर तापमान को पहले ही बहुत कम कर दिया तो गैसेस जो है वो पहले किसमें हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और उस वजह से वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, तो प्रेशर का इफेक्ट अपने पास होगा ही नहीं। तो हेनरी का लॉ बोलता है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि जो गैस है, जिस गैस को अपने डिजोल्व किया है, गैस को अपने सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया है, तो गैस की विलेयता कम होनी चाहिए। गैस की विलेयता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर गैस की विलेयता कम होगी तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने पर वो और ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा। अगर पहले से विलेयता अधिक है तो गैस उसके अंदर तो डिजोल्व हो रही है, तो प्रेशर का इफेक्ट इतना होगा नहीं। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है कि जब वो गैस एक तो वाष्प अवस्था में है, एक तो वेपर फेज में है वाष्प अवस्था में, और दूसरा जो है वो द्रव अवस्था में है, तो दोनों कंडीशन में उसका आणविक संगठन, उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है वो इक्वल रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सब द्रव अवस्था में या वाष्प अवस्था में, दोनों अवस्था में है, तो उसका आणविक संगठन जो है, उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है वो कैसा रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो गैस अंदर डिजोल्व हुई और आयन बना दिए, या फिर ऐसा हो गया है कि सर आयन के साथ साथ कोई कंपाउंड बना दिया, यौगिक बना दिया, तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, तो हेनरी का नियम उन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो थी अपने पास में हेनरी नियम की सीमाएं, जिसके अंदर अपने पास में ये डिस्कस किया था। अब आता है अपने पास में नेक्स्ट आता है हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो क्या क्या अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग है कि जो अपने पास में कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 ऐड होती कि नहीं होती? जो डकर आती है अपने पास में, CO2 की डकर आती है, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या करते हैं कि CO2 ऐड होती है। CO2 को डिजोल्व कर दिया जाता है किसमें? कोल्ड ड्रिंक के अंदर, और बहुत ज्यादा प्रेशर देकर डिजोल्व किया जाता है। CO2 को किसमें? बहुत ज्यादा प्रेशर देकर उसको कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिजोल्व किया जाता है। तो ये पहला एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि सर जो भी क्या, अगर प्रेशर नहीं देंगे तो CO2 डिजोल्व, गैसें डिजोल्व होती नहीं है। गैसों को डिजोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर तो अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अपन लोग बोलते हैं कि सर घर के अंदर जो गैस के सिलेंडर आते हैं, उसके अंदर गैस को बहुत हाई प्रेशर देकर उसको सिलेंडर में डाला जाता है। गैस ही रहेगी तो गैस तो बाहर फैलेगी ऐसे। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है अपने पास में कि जो भी पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, जैसे जैसे अगर मान लो अपन बोलते हैं कि सर ये नॉर्मल जमीन, यहाँ से अपन जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो क्या होने लगेगी? ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं उनमें क्या होने लगेगी? ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनकी याददाश्त वगैरह है कमजोर हो जाती है। ऑक्सीजन की ज्यादा कमी होने की वजह से उनकी याददाश्त वगैरह क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, और इसको कहते हैं एनोक्सिया। इस रोग को कहते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया। और इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण बॉडी के अंदर आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है। आरबीसी का अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से उनके जो गाल जो है वो रेड होते हैं, रेड चिक सिंड्रोम। उन लोगों के गाल कैसे होते हैं? लाल लाल होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर आरबीसी का मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये उसका सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड अनुप्रयोग है हेनरी नियम का। अब अपने पास में आता है थर्ड अनुप्रयोग। जो भी गोताखोर होते हैं,
गोताखोर, स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं, या स्विमर तो देखो नॉर्मली एक स्विम कर रहा है तो पानी से बाहर रह रहा है, उसका फेस जो है बाहर रहता है, लेकिन जो अंदर जो कभी कभी देखते हैं अपन लोग कि भाई हाँ कोई डूब रहा है कर रहा है, उसको बचाने के लिए जो अंदर जाते हैं, ठीक है, तो उनको अपन लोग कहते हैं गोताखोर। तो ये गोताखोर जो होते हैं जनरली अगर मान लो ऐसे, अगर मान लो पानी के अंदर जाएंगे, ज्यादा अंदर गहराई तक जाने पर क्या होता है कि बॉडी के अंदर का प्रेशर जो है इंक्रीज होने लगता है, जो बॉडी का अंदर का जो प्रेशर जो है क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ही वो वापस बाहर आते हैं तो बाहर का प्रेशर तो एवरेज था, कम था, और बॉडी का प्रेशर ज्यादा था, एकदम प्रेशर क्या डिक्रीज होने लगता है। उस वजह से बॉडी के अंदर नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। बॉडी के अंदर किसके बुलबुले बन जाते हैं? नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। बॉडी के अंदर नाइट्रोजन के क्या बन जाएंगे? बबल्स बन जाएंगे। अब ये नाइट्रोजन के जो बबल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त जम जाता है, ऐसा है कि रक्त का बहना रुक जाता है या ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, और इसकी वजह से बैंड्स, इसको क्या कहते हैं? बैंड्स, ताने आती है, या फिर अगर मान लो बोलते हैं बाइट वगैरह आते हैं, ये बैंड्स, क्रैम्प्स बोलते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाता है। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं गोताखोर, क्या करते हैं इससे बचने के लिए? जो गोताखोरों का जो सिलेंडर होता है, जो गैस का भरा हुआ जो सिलेंडर जो रहता है, उस सिलेंडर का रेशियो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे अपन लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अंदर जो ये होता है और उनके टैंक के अंदर ये होता है। देखो नाइट्रोजन कितनी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर? 78%, लेकिन उनके सिलेंडर के अंदर कम करके 56% कर दी जाती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, लेकिन उनके सिलेंडर में अधिक करके कितनी बढ़ दी जाती है? 32 बढ़ दी जाती है, 32%। हीलियम जो होती है, हीलियम और भी बहुत सारी गैसें मिलकर 1% के आसपास अमाउंट एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, तो लेकिन टैंक के अंदर कितनी बढ़ दी जाती है? 11% बढ़ दी जाती है। तो नाइट्रोजन का अमाउंट क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन का अमाउंट क्या कर दिया जाएगा? इंक्रीज कर दिया जाएगा। और हीलियम को क्या करते हैं? एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, ताकि अगर इमरजेंसी के अंदर हीलियम जो है उनकी बॉडी को ऊपर उठाने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये है अपने पास में हेनरी नियम की सीमाएं और हेनरी नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, ये गैसों की द्रव में विलेयता का जो दाब पर प्रभाव था वो एक टाइप से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है वेपर प्रेशर। एक बार ये नोट करना है तो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आता है वाष्प दाब। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। पहले तो ये देखना है कि वाष्प दाब होता क्या है। वाष्प दाब क्या होता है? जैसे अपने पास में कोई द्रव लिया है अपन ने, सूरज, बता क्या होता है वाष्प दाब? ये एक बंद कंटेनर है, इस कंटेनर को अपन ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। देखो अगर इसके अंदर मान लो या फिर कोई गैस डिजोल्व कर रखी है, या कोई दो द्रव डिजोल्व कर रखे हैं, या फिर कोई ठोस डिजोल्व कर रखा बोल रखा है इसके अंदर, तो अपन लोग क्या कह रहे हैं कि सर जब इसके अंदर कोई दो द्रवों को बोल दिया या फिर किसी गैस को बोल दिया तो क्या होगा? कुछ टाइम रहेगा तो इसके अंदर से वाष्प तो ऊपर बनेगी ना, कि सर हर एक जो पदार्थ रहेगा वाष्पन तो हो गई थोड़ा बहुत, तो वाष्पन होने की वजह से इससे जो वाष्प बन रही है, ये वाष्प क्या हो रही है? ऊपर उठ रही है ऐसे, यहाँ पर ये वाष्प बन गई। अब इस ये वाष्प जब अधिक दाब, कंटिन्यू वाष्प बन रही है, जब अधिक दाब लगेगा इसके ऊपर, ये दाब बंद कर रखा है इसको किसे अधिक कैसे लगाएंगे? जब वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो दाब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि पात्र तो वही है, कंटेनर तो वही है, तो दाब अधिक हुआ तो ये क्या होगा? वापस द्रवीकृत होने लगता है, वापस क्या होने लगता है? द्रव में बदलने लगता है। वाष्प बन रही है और वापस वाष्प किसमें बदल रही है? द्रव में बदल रही है। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब यहां पर साम्यावस्था बन जाती है। कौन सी अवस्था बन जाती है? साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सर द्रव से वाष्प में बदलने की दर और वाष्प का वापस द्रव में बदलने की दर, तो दोनों की जो रेट है वो इक्वल होगी,
दोनों की रेट कैसी हो गई, इक्वल हो गई। और इस इक्वल रेट के ऊपर इस वेपर के द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, इस वेपर के द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिख देंगे, जब द्रव और गैस दोनों साम्यावस्था में हो तो उस स्थिति में जो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। उसको अपन लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। क्लियर हो गया ये, है ना, कि जब दोनों लिक्विड एंड वेपर जो है दोनों इक्विलिब्रियम फेज में है, उस कंडीशन में अपन लोग क्या कह रहे हैं, जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होता है इसके सरफेस के ऊपर, उसको क्या नाम दिया, वेपर प्रेशर नाम दिया। अब अपने को क्या करना है, एक तो अपने को पढ़ना है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, का वाष्प दाब, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, पूरा लिख देना इसको, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो अपने पास में पहला क्या है ये, अब पहले तो एक काम करो, इसकी एक छोटा सा एक डायग्राम बना के इसकी परिभाषा नोट कर लो। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब द्रव और वाष्प दोनों साम्यावस्था में है, उस स्थिति में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। हाँ देखो क्या है इसके अंदर कि अपने पास में द्रव द्रव विलयन को लेंगे अपन, तो जैसे ऐसा मान लिया अपन ने कि सर दो द्रव है, एक द्रव है ए और दूसरा द्रव है बी, इसको बोल दिया अपन ने ये है 1, ये है अपने पास में 2, दो द्रव ले लिया अपन ने, एक ए है एक बी है, एक 1 है एक 2 है। अगर द्रव का जब वो अलग है, पहले से अलग है, उस कंडीशन के अंदर उसका जो वेपर प्रेशर वाष्प दाब है वो है, इसका है वाष्प दाब P1 नोड, इसका है वाष्प दाब P2 नोड। मतलब क्या हो गया, P1 नोड और P2 नोड क्या हो गया, शुद्ध अवस्था में घटकों का वाष्प दाब, जो भी दो कंपोनेंट लिए हैं उनका प्योर फॉर्म के अंदर वाष्प दाब क्या है, ये रहेगा। तो ये अपने लोग अपने पास में क्या आ गया, शुद्ध अवस्था में घटकों का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, ये अपने पास में दो आगे। अब इन दोनों को अपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सब दोनों को किसी के अंदर मिला लिया अपन ने। तो राउल्ट का नियम ये बोलता है, राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट का नियम ये कहता है कि जब किसी भी विलयन का अगर वाष्प दाब की गणना करेंगे अपन लोग, तो उसका जो वाष्प दाब जो रहेगा वो समानुपाती होता है उसकी मूल भिन्न के। राउल्ट का नियम क्या कहता है, अगर मानक ताप और दाब पे किसी विलयन का किसी घटक का वाष्प दाब जो रहेगा समानुपाती होगा किसके, उसकी मूल भिन्न के समानुपाती होगा। तो अपने पास में क्या लिख दिया, P समानुपाती X। अगर P1 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, P1 समानुपाती X1, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे अपने पास शुद्ध अवस्था में दाब कितना है ये, तो इसको लिख देते हैं P1 इक्वल टू P1 नोड X1। एक समीकरण ये अपने पास में बन गया। दूसरा देखो, अगर P2 की फॉर्म में लिखेंगे तो P2 समानुपाती X2, तो ये क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P2 नोड X2। दोनों समीकरण रेडी हो गए। अब क्या कहता है, डाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है, डाल्टन के आंशिक दाब नियम अनुसार, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर जो लॉ है वो क्या कहता है कि जो भी घटक लिए अपने पास जो कंपोनेंट है उनका जो पार्शियल प्रेशर है P1 नोड एंड P2 नोड, इनका जो टोटल होगा वो उस विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। तो किसी विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है
वो उन दोनों घटकों के पार्शियल प्रेशर के योग के तुल्य होता है। दोनों का सम कर देंगे अपने पास में, दोनों का पार्शियल प्रेशर को सम कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, टोटल वाष्प दाब आ जाएगा। ये अपने पास में क्या बन गया, P इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 और P2 की वैल्यू वहां दे रखी है, देखो P इक्वल टू क्या लिख देंगे, P1 नोड x1 प्लस P2 नोड x2। क्या करें, x1 की वैल्यू रख दो, x1 क्या होता है 1 माइनस x2, पता है ना दोनों की मोल बिन, अपने को पता है दो घटक है, दोनों की मोल बिन का सम एक होता है, दोनों का टोटल एक होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 हो गया। तो अपन क्या लिख देंगे, x1 इक्वल टू 1 माइनस x2। तो यहां से देखो P इक्वल टू P1 नोड 1 माइनस x2 प्लस P2 नोड x2, ये हो गया। यहां से लिख दो इसको, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नोड माइनस P1 नोड x2 प्लस P2 नोड x2, हो गया। यहां से देखो x2 आ गया, x2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या लिखें, कॉमन ले, क्या आएगा, P इक्वल टू P1 नोड, कॉमन ले, अगर प्लस x2 को कॉमन लेता हूं तो क्या लिख दूंगा, P2 माइनस P1, ऐसा लिख देंगे। और अगर मान लो माइनस x2 को कॉमन लिख देते पर P1 प्लस P2 ऐसे आ जाएगा। तो अपन अगर मान लो ऐसा लिख देते हैं प्लस x2, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1, P2 नोड माइनस P1 नोड। ये अपने पास में एक नेक्स्ट इक्वेशन रेडी हो जाती है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा, कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, दो कंपोनेंट लिए गए हैं, वेपर प्रेशर P, और यहां क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन X। देखो अगर कोई कंपोनेंट है, इसका अगर मान लो अपने बोल दिया सर यहां पर क्या है, इसका P1 नोड है और दूसरे वाले का क्या है, P2 नोड है। जैसे जैसे अगर मान लो यहां पर अगर P1 नोड की बात है तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 1 और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, एक ही 1 है तो दूसरी 0 हो गई। और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर अपन क्या कहेंगे, सर यहाँ पर x1 की वैल्यू आ गई 0 और x2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जाते P1 क्या हो गया 0 हो गया, ये तो हो गया P1 के लिए ग्राफ, और ये हो गया P2 के लिए ग्राफ, और ये हो गया टोटल P के लिए ग्राफ, P इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर हो गया। तो ये अपने पास में क्या है, कोई भी दो द्रव घटक अपन मिला लेते हैं, उसके अंदर किसी दो द्रव घटकों को मिलाया गया है तो उसके वाष्प दाब की गणना को इस प्रकार से करेंगे। पहला कौन सा आएगा, राउल्ट का नियम आएगा, बाद में कौन सा आएगा अपने पास में, डॉल्टन का नियम आएगा। समझ गए, तो एक बार ये छाप दो। और बाकी देखो दूसरा टॉपिक आएगा अपने पास में, ठोस की द्रव में विलेयता, वाष्प दाब की गणना कब करनी है, वेपर प्रेशर की कब करनी है, जब सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, किसी ठोस को अपन द्रव में बोल देते हैं। अब ठोस अपने पास में कैसा है, अवाष्पशील है, ठोस कैसा अपने पास में अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल है। यहां पर तो पता चल रहा है कि सर दोनों वोलेटाइल है। ये जो P1 लिया है अपने पास में, घटक A जो है ये भी कैसा है, वाष्पशील है, दूसरा वाला भी कैसा है, वाष्पशील है, वाष्पशील मतलब वोलेटाइल, दोनों वाष्पशील घटक है। तो उस कंडीशन में अपने पास में ये आया, अगर एक अवाष्पशील हो और दूसरा वाष्पशील हो तो इसकी गणना जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार ये नोट कर लो।